नमस्कार साथियों। हम जिंदगी में अक्सर उन्हीं चीज़ों पर भरोसा करते हैं जो कि हमें वास्तविक रूप से दिखाई देती हैं, और विज्ञान भी उन्हीं बातों पर सत्यता की मुहर लगाता है, और हमारे तर्क भी काफ़ी हद तक वहीं आकर ठहर जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि अदृश्य रूप से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। तर्क की कसौटी पर इनका कोई विकल्प नहीं होता, और विज्ञान भी एक स्थिति पर आकर केवल मूक दृष्टा बना रह जाता है। हम जिंदगी में जो हमें दिखता है, हम उसी के आधार पे चीज़ें अपनी निर्धारित करते हैं, जबकि ज़िंदगी में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। उनमें जैसे भूख हो गई, प्यास हो गई, संवेदनाएं हो गई। इनका कोई स्थूल, कोई स्पेसिफिक, कोई फिजिकल कोई आकार नहीं होता, लेकिन ये हमारे स्थूल शरीर को उतना ही प्रभावित करती हैं जितना कि और बहुत सी चीज़ें हैं। खैर, इस पृष्ठभूमि के आधार पर मैं आपको कुछ एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ। आमतौर पर लोग, खासकर विज्ञान सम्मत लोग, उस चीज़ को जल्दी भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसको सुनने के बाद महात्मा गांधी ने एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और इसकी सत्यता की परख जानने की कोशिश की, और अंततोगत्वा उन्होंने ये स्वीकार किया कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदृश्य रूप से हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करती हैं। ये घटना पुनर्जन्म से संबंधित है। बात है 1902 की। मथुरा में के एक साधारण परिवार में एक लड़की जन्म लेती है जिसका नाम लुगदी था। 1902 लुगदी का जन्म होता है, और उस समय शादियां जल्दी हो जाती थीं। 10 वर्ष की आयु में लुगदी का विवाह मथुरा के केदारनाथ चौबे से हो जाता है। करीब 17-18 वर्ष की आयु आते आते लुगदी एक बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देते ही वो बच्चा मर जाता है। उसके बाद 23 वर्ष की आयु में लुगदी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है, और दूसरे बच्चे के जन्म के उपरांत ही लुगदी की मृत्यु हो जाती है। ये कहानी का एक भाग यहीं रुक जाता है। लुगदी की मृत्यु के लगभग 1 साल 10 महीने बाद दिल्ली में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम शांति था। शांति 4 साल की आयु तक बहुत कम बात करती थी। 4 वर्ष की आयु बीतने के बाद अचानक उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, और जो शांति एकदम चुप रहती थी वो यकायक
बोलना शुरू कर देती है और अत्यधिक बोलना शुरू कर देती है। उसकी भाषा शैली में वही बात थी जो कि मथुरा के तरफ के लोगों की होती है। शुरू में तो परिवार वालों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उन्होंने सोचा शायद ये जहाँ खेलने जाती है वहाँ कोई इसके संगी साथी होंगे जिनकी भाषा शैली को ये नकल कर रही है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ वो अजीब अजीब सी बातें करनी शुरू कर देती है कि मथुरा में मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी शादी हुई है। कुछ समय तक तो ये बातें घर वाले अनदेखा करते रहते हैं। अचानक जब शांति 7 साल की होती है तो वो घर छोड़कर चली जाती है। घर छोड़कर जाने से घर वाले एकदम चिंतित हो जाते हैं कि ये 7 साल की बच्ची कहाँ चली गई। उसकी ढूंढाई होती है और एक जगह वो मिल जाती है। घर वाले उसे समझा बुझाकर घर ले आते हैं। पूछते हैं कि तुम कहाँ गई थी, तो बताती है मैं मथुरा जाने के लिए घर से निकली थी। अब घर वालों को लगने लगता है कि स्थिति कुछ गंभीर है। रंगनाथ चौबे ये वो परिवार था जहां शांति का जन्म हुआ था। शांति के पिताजी अपने एक मित्र से इस पूरी वाकया का बारे में बताते हैं। उनके जो मित्र थे मिस्टर विपिन चंद्र, वो उस समय रामजस कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे और दरियागंज में रहते थे। वो जब सारी घटना सुनते हैं तो वो अपने मित्र से कहते हैं कि मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूँ। और वो शांति से करीब 10-15 मिनट बात करते हैं। बात के दौरान वो पूछते हैं कि तुम मथुरा में कौन कौन है तुम्हारा। तो वो बताती है कि वहाँ मेरी एक बेटा है, मेरे पति हैं जिनका रंग गोरा है, जिनके गाल पे मसा है, और अपने पति का हुलिया वगैरह सब बताते हैं। तो विपिन चंद्र उससे उसके पति का नाम पूछते हैं तो वो शर्मा जाती है और पति का नाम बताने से मना करती है। वो एक दौर था शायद जब पत्नियां अपने पति का नाम लेने से परहेज करती थी। विपिन चंद्र उसको समझाते हैं कि तुम जब तक मुझे अपने पति का नाम नहीं बताओगी मैं मथुरा में कैसे उनसे संपर्क करूंगा। खैर बात समझ में आ जाती है शांति को और वो अपने पति का नाम बताती है कि केदारनाथ मेरे पति का नाम है। विपिन चंद्र उसके बताए हुए पते पर, जो कि किसी मंदिर के सामने था मथुरा में, कोई मिठाई की दुकान है बताती है उसके पति की, और उसी के नाम पर वो उसी पते पर जो उसने बताया था एक चिट्ठी लिखते हैं। चिट्ठी वहाँ केदारनाथ चौबे को मिलती है। वो चिट्ठी का पूरा वृतांत पढ़कर चौंक जाता है और जिज्ञासा और कौतूहल से भरा हुआ केदारनाथ दिल्ली अपने भतीजे को भेजता है कि जाओ वहाँ देखो, जाके मिलो जाके और सच्चाई का पता करो। उसका भतीजा दिल्ली आता है, वो विपिन से मिलता है और उसके बाद उसको शांति से मिलवाया जाता है। वहाँ उसको शांति से ये कहकर परिचय कराया जाता है कि यही तुम्हारा पति केदारनाथ है। शांति उसको देखती है और पहचान जाती है और कहती है नहीं, ये मेरे पति नहीं है, ये उनके भतीजे हैं।
सारी स्थिति देखकर जो केदारनाथ का भतीजा है वो काफ़ी चौंक जाता है। वो उस परिवार से संबंधित और शांति से प्रश्न पूछता है, जो कि वो सही सही बता देती है कि उसके घर कैसा है, कहाँ है, क्या है, घर में कितने लोग हैं, मोटा मोटा जो परिचय होता है। तो उसके भतीजे का आश्चर्य का ठिकाना नहीं होता और वो वापस आकर केदारनाथ को सारी स्थिति से उनको ज्ञात कराता है। केदारनाथ के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। समय बीतता है, उसके बाद जो शांति थी अब वो 9 साल की हो जाती है। स्थितियां बदलती हैं और केदारनाथ शांति से मिलने खुद दिल्ली आते हैं अपने बेटे के साथ। शांति उनको देखकर शर्मा जाती है और ये स्वीकार करती है कि यही उसके पति हैं। और जो शांति जो उस समय लुगदी थी, उसका जो बेटा था, वो उसकी उम्र 10 साल थी और शांति की उम्र 9 साल। तो शांति अपने बेटे को देख के पहचान जाती है और ये कहती है कि यही मेरा बेटा है। बदले में केदारनाथ उससे सवाल करते हैं कि जब वो पैदा हुआ था तो एक दिन के अंतराल पे ही वो लुगदी खत्म हो गई थी, लिहाजा उसने ये कैसे पहचाना कि ये उसी का बेटा है। तो वो कहती है, मैंने इसको जन्म दिया और मुझे इस बात का एहसास है कि ये मेरा ही बेटा है। उसके बाद केदारनाथ अपने घर चले जाते हैं और शांति को मथुरा आने का निमंत्रण दे जाते हैं। ये कहानी उन दिनों के अखबार में जब प्रचारित होती है तो समाज में एक अजीब सी ऊहापोह की स्थिति पैदा हो जाती है कि क्या वाकई में ऐसा हो भी सकता है। और ये घटना किसी तरीके से महात्मा गांधी के समक्ष जब प्रस्तुत होती है और वो बातें जब सुनते हैं तो पुनर्जन्म की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए कि क्या इसमें कितनी सत्यता है, वो 15 सदस्यीय एक कमेटी का गठन करते हैं। वो जो 15 सदस्यीय समिति थी, उसमें उस समय के बुद्धिजीवी, वकील, प्रोफेसर्स और समाज के सम्मानित लोग होते हैं जो उसकी बारे में जांच करते हैं। वो 15 सदस्यीय समिति जब शांति को लेकर मथुरा आती है तो शांति को ये कहा जाता है कि मथुरा स्टेशन से लेकर घर तक का जो रास्ता है वो खुद बताएगी। हालांकि उससे पहले शांति कभी मथुरा गई नहीं होती है। शांति उस रिक्शे वाले को बिल्कुल सही रास्ता बताती है और वो अपने ससुराल जाकर वो रिक्शा खड़ा कर देती है। उसके बाद शांति घर के अंदर प्रवेश करती है, बताती है कौन सा कमरा कहाँ है, मकान में शौचालय कहाँ है, उससे संबंधित जो भी सवाल पूछे जाते हैं उनका सही उत्तर देती है। फिर वो कहती है यहाँ आंगन में एक कुआं हुआ करता था जिसमें वो नहाया करती थी, जिसके पानी से वो नहीं दिख रहा कहाँ है। उसके सवाल पर केदारनाथ बताते हैं कि हाँ, यहाँ एक कुआं था जिसको पत्थर से ढक दिया गया है और फिलहाल बंद करा दिया गया है। उसके बाद वो बताती है कि उसने कुछ पैसे यहाँ छुपा के रखे थे ऊपर वाले कमरे में,
तो सदस्य जाते हैं और वहाँ देखते हैं जहाँ उसने बताया होता है वहाँ की ज़मीन खुदी होती है, लेकिन वहाँ पैसे नहीं निकलते हैं। तो शांति से दूसरा प्रश्न किया जाता है कि यहाँ तो पैसे नहीं हैं और आपने कितने पैसे छुपाए थे। तो वो उस समय कहती है मैंने अपनी जमा पूंजी जो भी थी मैंने उसमें 150 रुपये थे जो मैंने यहाँ छुपाए थे। अब यहाँ नहीं है तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने यहीं छुपाए थे। बाद में केदारनाथ इस बात को स्वीकार करते हैं कि शांति की लुगदी की मौत के बाद वो पैसे उन्हीं ने वहाँ से निकाल लिए थे। और उसके बाद वो बताती है कि यहाँ से उसका जो अपना मैका है लुगदी का वो भी कुछ ही दूरी पे है, और वहाँ वो अपने घर जाती है और अपने माँ बाप और रिश्तेदारों को पहचानती है। समिति के जो सदस्य थे जो इसकी सत्यता की जांच करने आए थे वो एकदम मूक दृष्टा बने सब चीज़ों को देख रहे थे, और उसके पास उसके जवाबों का कोई काट नहीं था कि इसको क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। और फाइनली समिति इस बात पर मुहर लगाती है कि जो भी कुछ शांति ने बताया है वो एकदम सही है। उन्नीस 1987 में शांति की 61 साल की उम्र में दिल्ली में मृत्यु हो जाती है, और संपूर्ण जीवन में शांति अविवाहित रहती हैं, और वो यही कहती हैं कि पिछले जन्म में उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे हैं, उनका अपना परिवार है, लिहाजा उन्हें अब शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से एक कहानी का समापन होता है। और ऐसी कहानियाँ सोचने पर मजबूर कर जाती हैं कि हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अदृश्य रूप से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जो हमें दिखती नहीं हैं और जिनका हम अनदेखा करते रहते हैं। लेकिन किसी चीज़ का अनदेखा करना इस बात का सबूत नहीं है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। धन्यवाद।